नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेटल नॉन मेटल में अक्यूरेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो जो मेजर सोर्स है मेटल्स का वो है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट यानी जमीन में गहराई में मेटल की बहुत अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। तो मेजर सोर्स इसका सबसे बड़ा है अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल ऐसे हैं जो सी वाटर में भी पाए जाते हैं। तो सी वाटर इज ए सोर्स ऑफ सोडियम मेटल थ्रू NaCl एंड MgCl2 इज ए सोर्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल। मेटल जो है जो नेचर में एलिमेंटल फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, इन अर्थ क्रस्ट या कहीं और भी सी वाटर में भी अगर हैं, तो अगर एलिमेंटल या कंपाउंड फॉर्म में कोई पड़ा हुआ है तो उसको हम बोल रहे हैं मिनरल्स, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल की तादाद होती है, ठीक है। अब मिनरल्स हम किसको बोल रहे हैं? जो अर्थ क्रस्ट में मेटल्स पाए जा रहे हैं या तो एलिमेंटल फॉर्म में अकेले या फिर कंपाउंड फॉर्म में किसी और के साथ, ठीक है। मिनरल में से हम ओर को निकालेंगे, यानी एक कैटेगरी बनेगी और हम किसको बोलते हैं? ऐसे मिनरल जिनमें मेटल की परसेंटेज हाई हो, कि दोज मिनरल विच हैज हाई परसेंटेज ऑफ मेटल आर कॉल्ड एज ओर, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि जिनसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इकोनॉमिकल होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब यह है कि कई सारे प्रोसेस यूज करके हम मेटल को उसमें से निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसे मिनरल जिनसे मेटल इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से निकाला जा सके, यानी कि जैसे मान लो हमने X अमाउंट खर्च किया मेटल निकालने में और 2x का जो है मेटल हमें मिल गया, तो वो प्रॉफिटेबल है। अगर हमने प्रोसेस करने में एक्सट्रैक्शन के दौरान X अमाउंट खर्च किया और X/2 का मेटल हमें मिला, तो दैट प्रोसेस इज नॉट इकोनॉमिकल। तो हम ऐसे कंपाउंड को मिनरल ही बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। और वही होगा जिससे मेटल निकाला जाए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और जो इकोनॉमिकल हो, और जिसमें ये तभी इकोनॉमिकल होगा कि और में हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होनी चाहिए। अब अगली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल कंपाउंड में नेचर में दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म एक ही बात है, फ्री स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म। एक तो मेटल वो है जो किस स्टेट में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में। और एक मेटल वो है जो किस स्टेट में पाए जाते हैं? कंपाउंड फॉर्म। फ्री स्टेट में कौन से मेटल पाए जाते हैं? विच मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। इनके एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर। इन मेटल की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इसलिए ये फ्री स्टेट में भी नेचर में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब कि अकेला सिल्वर ही पड़ा हुआ है, अकेला गोल्ड ही पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट की बजाय ये किसी न किसी चीज के साथ कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड फॉर्म का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि कंबाइंड फॉर्म में ये पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म, ठीक। तो ऐसे मेटल कौन कौन से हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। कॉपर भी पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में, लेड भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, ठीक। तो हम मेटल को तीन कैटेगरी में बांटेंगे, एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एक मॉडरेट रिएक्टिव और एक वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। हमने कहा कि बहुत कम रिएक्टिव जो है वो फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है उनका एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। अब ये नेचर में ऑलवेज फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म, यानी कि अकेला सोडियम नहीं मिलेगा, ये सोडियम किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड। तो सोडियम नेचर में मेजर सोर्स है NaCl नमक, MgCl2 मैग्नीशियम का सोर्स है, कैल्शियम का मेजर सोर्स कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, पोटेशियम मिलता है KCl से,
एल्यूमिनियम मिलता है एल्यूमिना से, या बॉक्साइट इसका एक और है। ठीक, ये तो हो गए बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। कुछ मेटल होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव के एग्जाम्पल है जिंक, आयरन, लेड। ये वो कंपाउंड है जो नेचर में कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मेटल जो नेचर में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड फॉर्म में। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो उसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि ऑक्सीजन गैस जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है, तो ये क्या करती है, तुरंत मेटल के साथ रिएक्शन करके और उसको किसी कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर देती है, कंबाइंड फॉर्म में चेंज कर देती है। जैसे एग्जांपल Fe2O3, Al2O3, ZnO। तो पहला रीजन कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस है, तुरंत मेटल से रिएक्ट कर लेती है। और दूसरा रीजन है कि इट इज हाई अबंडेंस ऑन अर्थ। तो चूंकि ऑक्सीजन की अबंडेंस अर्थ में बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन गैस जो है ज्यादातर कंपाउंड से, एलिमेंट से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म में आ जाती है। तो जैसे कार्बन देखें नॉन मेटल, तो CO2 की फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। सिलिकॉन देखें तो SiO2 की फॉर्म में पाया जाता है। बोरोन देखें तो B2O3 की फॉर्म में पाया जाता है, बोरेक्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादातर मेटल जो है या एलिमेंट के बारे में बात करूं मैं, तो वो O2 के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, दे आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। लेकिन बहुत हाई रिएक्टिव दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट फॉर्म, या इसको हम एलिमेंटल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए मेटल की जो है हम रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हम मेटल को 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं। पहला मेटल वो है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव। और अगर इनसे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन। हम अभी समझेंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। नीचे की ओर यदि हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो नीचे वो मेटल आ रहे हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, तो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। और बहुत लेस रिएक्टिव है सिल्वर और गोल्ड। तो नेचर में दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को हम और दूसरी फॉर्म क्या बोलते हैं? एलिमेंटल फॉर्म। तो ये मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, और ये तीसरी बीच में कैटेगरी है कि दीज आर ए मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। तो नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कम हो रही है। पहले कौन आते हैं? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर आता है बोरॉन फैमिली, उसके बाद डी ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में ये सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, याद करना है इसको आपको। ठीक है, तो हम बारी बारी से समझेंगे कि इनसे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहले तो आप याद कर लीजिए कि सिल्वर, गोल्ड वेरी लेस रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये बहुत हाईली रिएक्टिव, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये लेस रिएक्टिव। ठीक, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द सीरीज में जो मेटल आ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। तो पहला कैटेगरी है मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। मेटल विद हाई रिएक्टिविटी कौन कौन से हमारे पास? सोडियम, लिथियम भी ले सकता हूं मैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। अब ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये ना एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं ना फ्री स्टेट में, ये पाए जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में, यानी किसी न किसी और एलिमेंट के साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया? NaCl का सॉल्यूशन लिया फ्यूज्ड। फ्यूज्ड बोल दे या मोल्टेन बोल दे, एक ही बात है। तो फ्यूज या मोल्टेन हमने एक सॉल्यूशन NaCl का भर दिया, 2 प्लेट लगा दी हमने, और 2 प्लेट लगा के हमने यहां बैटरी लगा दी,
बैटरी का ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस। बैटरी का जो टर्मिनल माइनस होगा उससे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये प्लेट कहलाती है कैथोड और ये प्लेट कहलाती है एनोड। जो प्लस से जुड़ी हुई है एनोड और जो माइनस से जुड़ी हुई है वो कैथोड। अब फ्यूज्ड स्टेट में NaCl में दो तरह के आयन होंगे, Na+Cl-। केटायन भागेगा कैथोड की तरफ क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और एनायन भागेगा एनोड की तरफ क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो दो रिएक्शन होगी। सबसे पहले कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी कि कैथोड पे सोडियम आयन विल गेट इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड, और एनोड पे रिएक्शन होगी कि जो क्लोरीन यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 बना देगा गैस और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन लेकर ही बदल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस सेल के अंदर दोनों रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पर। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पे। कैटायन कहाँ पहुंचा? कैथोड पे। एनायन कहाँ पहुंचा? एनोड पे। तो आप याद करने के लिए कर सकते हो कि कैटायन C4C, कैथोड पर C, तो C गया C पर और एनायन A गया एनोड यानी कि A पर। तो कॉम्बिनेशन क्या याद करोगे? CCAA, या उल्टा बोल दूं मैं AACC। A का मतलब एनायन, एनायन कहाँ भागा? एनोड पे, ठीक है। और C4 कैटायन, और कैटायन कहाँ भागा? कैथोड पे, ठीक। एनोड पे ये होगा ऑक्सीडेशन और इधर क्या होगा? रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और इस पर, ठीक है। तो AaORCC आप क्या याद कर सकते हो? शॉर्ट ट्रिक ये है AaORCC, ठीक है। यानी एनायन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे? कैथोड पे, AaORCC। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं वापस। कैथोड Na+ भागा, इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन हुआ, सोडियम मेटल ऑब्टेन हुआ। एनोड पर एनायन भागा, इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। तो क्लोरीन गैस कहाँ लिबरेट हुई? एनोड पर। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं? कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक। दूसरा जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं ये है MgCl2 फ्यूज्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड फ्यूज्ड। सेम चीज होगी, यहां ये कैथोड, ये एनोड। Mg+2 भागा कैथोड पर और Cl- भागा एनोड पर। कैथोड पर Mg+2 ने लिए इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम मेटल मिल गया, और इस रिएक्शन को क्या बोला हमने? रिडक्शन रिएक्शन। Cl- भागा एनोड पर, कहां भागा? एनोड पर। इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन गैस यहां से लिबरेट हुई, दिस इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम मेटल के लिए ले रहे हैं Al2O3 फ्यूज्ड। Al2O3, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम? यहां मेटल कैसे मिल रहा है मुझे? रिडक्शन से। तो इन मेथड जो बोल रहे हैं कि अपन ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो मेटल लेने का मेथड है वो क्या कहलाता है यहाँ? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्योंकि मेटल कैसे मिल रहा है? मेटल इज कैटायन, कैटायन इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहलाता है? रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। Al2O3 फ्यूज लिया हमने, यहां जो एनोड ये होता है ये कार्बन का बना होता है, कार्बन यानी ग्रेफाइट। तो जो इलेक्ट्रोड ये प्लेट हम लेते हैं ग्रेफाइट की लेते हैं। तो सबसे पहले कैथोड पर कैटायन भागा, L+3 आयन है और O-2 आयन है। L+3 ने लिए 3 इलेक्ट्रॉन एंड एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड। एनोड पे भागा ऑक्सीजन O-2, इसने कार्बन से रिएक्शन करी और कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 यहां से लिबरेट हो जाएगा। ये Al2O3 फ्यूज को बोलते हैं एलुमिना, दिस इज कॉल्ड एज एलुमिना, ठीक है। Al2O3 इज कॉल्ड एज एलुमिना। तो ये रिएक्शन है
कि बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है तो वी कैन ऑब्टेन दिस मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, फ्यूज स्टेट में ले रहे हैं, ठीक है। कैटायन भागा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लिया और मेटल दे देगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम यहाँ पे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एक्वस कंडीशन में क्यों नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। उसका कारण ये होता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में इन मेटल को लिया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि मेटल की तुलना में वाटर जो है वो यहाँ पे वाटर की टेंडेंसी ज्यादा होती है कैथोड पे पहुंचने की, ठीक है। तो मेटल नहीं पहुंचेगा, वाटर पहुंच जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस इन दीज केसेस। यानी एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं NaCl का, MgCl2 का या L2O3 का, तो वी कैन नॉट ऑब्टेन द मेटल। द रीजन बीइंग दैट कि एक्वस सॉल्यूशन में मेटल कैटायन का कंपटीशन होगा वाटर के साथ और वाटर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होती है मेटल आयन की तुलना में। तो वाटर वहां रिड्यूस हो जाएगा, मेटल बच जाएगा। तो मेटल वहां पे रिड्यूस नहीं हो पाएगा, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग एक्वस सॉल्यूशन, वी आर टेकिंग ओनली फ्यूज्ड और मोल्टेन सॉल्यूशन। तो ये मेटल चूंकि हाईली रिएक्टिव है तो ये मोल्टेन सॉल्यूशन में ही हम इनको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर हाई रिएक्टिव मेटल। चलिए अगला हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल में जो मेनली उनकी फॉर्म होती है नेचर में, दे आर फाउंड इन सल्फाइड फॉर्म। सल्फाइड फॉर्म का मतलब होता है कि सल्फर के साथ उनका कंपाउंड होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मरकरी इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ HgS। HgS को बोलते हैं हम सिनेबार, ये कॉमन नेम भी अगर हम याद कर लें, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज सिनेबार। PbS, दिस इज कॉल्ड एज गैलेना। CuFeS2, दिस इज कॉल्ड एज कॉपर पाइराइट एंड Cu2S इज कॉल्ड एज कॉपर ग्लांस। ये कॉमन नेम है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए जानकारी के लिए अपन इनको याद रखें। सिनेबार, गैलेना, PbS, CuFeS2 कॉपर पाइराइट, Cu2S कॉपर ग्लांस। अब ये मेटल किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? सल्फाइड की फॉर्म में, क्योंकि ये सल्फर के साथ है, ठीक है। इनसे अगर मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को ऑब्टेन करना, निकालना, तो सबसे पहला स्टेप हम यूज करते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब यह है कि हम उसको, जैसे अगर अपन फूड के टर्म्स में यूज करते हैं तो रोस्टिंग एक वर्ड होता है खाना पकाने के दौरान, कि हम उसको सीधा जो है तवे आग पे रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बैंगन को रोस्ट करते हैं, आलू रोस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। पनीर को रोस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो रोस्टेड पनीर एक डिश है, ठीक है। तो रोस्टेड जो है, रोस्टेड का मतलब होता है कि उसको भूनना है अपन को, ठीक है। तो ये अपन भूनते हैं किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। और इसको इतना गर्म करते हैं कि टेम्परेचर इसका लेस देन मेल्टिंग पॉइंट हो, ताकि इसका मेल्टिंग ना हो पाए, नो मेल्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब गर्म करना तो है, रोस्टिंग का मतलब गर्म करना तो है, लेकिन उसको मेल्ट नहीं करना अपन को। तो इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे कि वो मेल्ट ना हो सके। और कहाँ पे करेंगे? कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर लेंगे, कि ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं सल्फाइड ओर को लेता हूं तो HgS, PbS, Cu2S, तो ये सल्फर चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और सल्फर को रिप्लेस कर देगा ऑक्सीजन। तो HgO, PbS से PbO, Cu2S से CuO में मिल जाएगा। यानी कायदे से हमारे पास जो सल्फाइड था, दैट सल्फाइड आफ्टर रोस्टिंग विद ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई वी आर कन्वर्टिंग सल्फाइड इनटू ऑक्साइड? बिकॉज इट्स रिडक्शन इज इजियर, इट्स रिडक्शन इज इजियर। किसका रिडक्शन इजियर है? ऑक्साइड का रिडक्शन इजियर होता है इन कंपैरिजन टू सल्फाइड ओर। तो सबसे पहले हमने रोस्टिंग किया, गरम किया मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, और O2 के साथ इसको गरम किया है। तो O2 HgS से सल्फर को रिप्लेस करके इसको ऑक्साइड में बदल देगा। अब ऑक्साइड आने के बाद अगला स्टेप हमारा होता है O2 रिडक्शन, या फिर मैं कहूंगी रिडक्शन, ठीक है।
किसी और के साथ तो रिडक्शन बोलेंगे, और खुद का खुद में ही रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑटो रिडक्शन बोलेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि हमने पार्शियली HGS को कन्वर्ट कर लिया HGO में पार्शियली। अब इसको पिघला के मोल्टेन स्टेट में, ये कब रिएक्शन होगी, जब पिघला लेंगे, पिघलाने को बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो पिघलाने के बाद HGS और HGO को मिलाएंगे तो ये अपने आप ही रिडक्शन होता जाएगा और यहां से मरकरी मेटल मिल जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली PbS की रिएक्शन PbO से करवाएंगे तो लेड मेटल अलोंग विद SO2 गैस एलिमिनेटेड। Cu2S की रिएक्शन Cu2O के साथ कराएंगे तो कॉपर मेटल और SO2 गैस यहां से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये तीनों में हम बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाल रहे हैं, अंदर के अंदर ही रिडक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। अब रिडक्शन का एक और तरीका है कि यदि मैं Cu2O में कार्बन डाल दूं, ठीक है, तो कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कार्बन ले जाएगा और कॉपर मेटल मिल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ऑटो रिडक्शन के अलावा हम दूसरे एलिमेंट भी डाल सकते हैं जो वहां पे किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और ये दूसरे को रिड्यूस करवाता है। तो ये क्या करते हैं, मेटल में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो ऑक्सीजन का जो लॉस है उसको बोलते हैं रिडक्शन। और अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करवाने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने हैं। इसके लिए कार्बन डाला, कार्बन इज कैपेबल टू रिडक्शन सो इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कॉपर मेटल इज ऑब्टेन एंड CO2 इज लिबरेटेड। तो या तो ऑटो रिडक्शन यूज कर लेते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक।